प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट सेकंड मैनेजमेंट, इसमें लास्ट टर्म पर अपन ने एक टॉपिक के बारे में अध्ययन आरंभ किया था जिसे अपन निर्देशन या डायरेक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए, डायरेक्शन जो है उसका अर्थ अपन ने देखा था, इसकी विशेषताओं का अपन ने अध्ययन किया था और इसके महत्व के बारे में अपन ने लास्ट टर्म पर चर्चा करी थी। डायरेक्शन का सीधा सा मतलब ये होता है कि लोगों के साथ मिलकर, लोगों से यहाँ अपना मतलब जो है अपने अधीनस्थ से है। अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके साथ मिलकर कार्य करने और कार्य कराने की जो एक कला है, जिसमें आप अपने सबऑर्डिनेट्स को ये भी बतला रहे हैं कि कैसे कार्य करना है, क्या कार्य करना है, उसको आप आवश्यक दिशा निर्देशन भी दे रहे हैं, मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, उसको परामर्श भी प्रदान कर रहे हैं और साथ ही साथ उसके कार्यों को आप सुपरवाइज भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं कि वो ठीक प्रकार से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारी गतिविधियाँ, ये सारी एक्टिविटीज़ यदि अपन इनको मिला देते हैं तो वो ही निर्देशन के अंतर्गत या डायरेक्शन के अंतर्गत आती है। तो उनको आदेश प्रदान करना, कार्यविधि समझाना, उनको सुपरवाइज करना, यही कार्य जो हैं वो हम डायरेक्शन के अंतर्गत संपन्न करते हैं। अब चूंकि डायरेक्शन जो है वो प्रबंध का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है और संस्था की बहुत कुछ सफलता जो है वो इसी पर निर्भर करती है, तो निर्देशन करते समय हमें कुछ सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और यदि उन सिद्धांतों के आधार पर आप निर्देशन का कार्य करेंगे तो संस्था की सफलता की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो अब ये सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? तो उन सिद्धांतों में जैसे पहले ये बताया गया है कि उद्देश्यों में एक सामंजस्य होना चाहिए, हार्मोनी इन ऑब्जेक्टिव्स। हार्मोनी से मतलब ये है कि देखिए, एक संस्था है, संस्था के अपने कुछ निर्धारित लक्ष्य हैं, उद्देश्य, और इसी तरह से संस्था में कार्य करने वाले कार्मिक हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके अपने कुछ निर्धारित लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं। यदि दोनों लक्ष्यों में एक समानता है, एक सामंजस्य है, तो ऐसी अवस्था में संस्था के सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। यानी इंडिविजुअल, यानी एक संस्था में जो संगठन में व्यक्ति काम कर रहा है वो यदि ये अनुभव करने लग जाए, ये महसूस करने लग जाए कि मेरे उद्देश्यों की प्राप्ति में ही संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति है या संस्था के उद्देश्य प्राप्ति में ही मेरे उद्देश्यों की प्राप्ति है, तो ये बहुत एक आदर्श, बहुत अच्छी स्थिति है। अगर उद्देश्यों में एक कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, इंडिविजुअल जो है वो सिर्फ अपने उद्देश्यों की ओर ध्यान दे रहा है, संस्था के उद्देश्यों की ओर उसका कोई बहुत अच्छा रुख नहीं है, तो ऐसी अवस्था में संस्था के सफल होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। तो मुख्य बात यह है कि अधीनस्थ जो है, एक कर्मचारी जो है या संगठन का जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो ये महसूस करे कि संस्था के उद्देश्य प्राप्ति से ही मेरे उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है। यानी संस्था तरक्की करेगी तो मैं तरक्की करूँगा, संस्था सफल होगी तो मैं सफल होऊंगा। तो ये एक सामंजस्य जो है वो बहुत आवश्यक होता है। तो ये सामंजस्य कैसे स्थापित हो, तो ये प्रबंधकों का कार्य होता है कि वो इस संबंध में कार्य करें। फिर दूसरा सिद्धांत ये कहता है आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए, अगर आप निर्देशन को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो आदेश की एकता का सिद्धांत जो है वो हमको अपनाना होगा। आदेश की एकता ये कहती है कि एक जो सबऑर्डिनेट है, अधीनस्थ है, उसको एक ही उच्च अधिकारी से आदेश, निर्देश, मार्गदर्शन, दिशा निर्देश प्राप्त होने चाहिए। अगर एक से ज़्यादा व्यक्तियों से उसे प्राप्त होंगे तो वो फिर दो को या दो से अधिक को एक साथ
संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता है। क्योंकि हर एक का कार्य करने का तरीका, शैली अलग अलग होती है। एक सुपीरियर उसको अलग तरीके से आदेश निर्देश दे रहा है, दूसरा अलग तरीके से दे रहा है, तो एक की बात माने या दूसरे की माने तो एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो हमें प्रबंध के इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए कि आदेश की एकता का सिद्धांत जो है वो पूरा हो। फिर अगला सिद्धांत आता है प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का, यानी डायरेक्ट सुपरविज़न का। डायरेक्ट सुपरविज़न ये कहता है कि जो सुपीरियर है और जो उसका सबऑर्डिनेट है, दोनों के मध्य एक प्रत्यक्ष संबंध होने चाहिए। प्रत्यक्ष संबंध से मतलब ये है कि आप सीधे अपने अधीनस्थ को देखिए, अपने कर्मचारी को देखिए, उसको मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। क्योंकि अगर यहाँ प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण नहीं होगा तो ऐसी अवस्था में आप अपने अधीनस्थ को सही प्रकार से जज करने की स्थिति में, उसका मूल्यांकन करने की स्थिति में नहीं होंगे। तो जहाँ तक संभव हो सके एक संस्था में हमको प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। फिर व्यक्तिगत योगदान यानी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, यानी संस्था में जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, ये सिद्धांत ये कहता है कि हर एक की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, हर एक का अपना महत्व होता है। अब ठीक है कि जो शीर्ष स्तर पर काम कर रहा है उसकी चुनौतियां अलग हैं, उसका काम अलग है, और जो संगठन के निम्नतम स्तर पर काम कर रहा है उसका कार्य अलग है, उसके कार्य की प्रकृति अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपने संगठन में या संगठन के उद्देश्य प्राप्ति में कंट्रीब्यूट कर रहा है, योगदान कर रहा है। तो हमको इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति जो है संस्था के उद्देश्य प्राप्ति में अपना योगदान कर सके। यानी ऐसा नहीं हो कि कोई व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से नेग्लेक्ट हो जाए, यानी उद्देश्य प्राप्ति में उसका कोई योगदान नहीं हो, ये नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति जो है वो अपने पद के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से संस्था में योगदान करे, और वो ये महसूस करे कि मेरी संस्था है और मैं भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, इस वजह से संस्था जो है वो अपने लक्ष्य प्राप्ति में आगे बढ़ रही है। फिर जो निर्देशन का कार्य होता है, इसमें देखिए कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण, इसका बहुत प्रभावी महत्व होता है। तो जो मैनेजरियल कम्युनिकेशन है, प्रबंधकीय संप्रेषण है, वो डायरेक्ट होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। क्योंकि कम्युनिकेशन के आप जितने चैनल जोड़ते जाएंगे उतना ही कम्युनिकेशन जो है वो डाइल्यूट होता जाता है। डाइल्यूट होने का मतलब ये है कि उसमें सही के साथ साथ गलत बातें भी जुड़ती जाती हैं, अफवाहें भी जुड़ती जाती हैं, झूठ भी जुड़ता जाता है। इन सब से क्या है कि आपसी संबंधों में स्थिति बिखराव की उत्पन्न होने लगती है, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ने लगता है, कम्युनिकेशन जो है वो अपने मार्ग से भटक जाता है। तो इसलिए जहाँ तक संभव हो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, फास्ट कम्युनिकेशन हो, ऑथेंटिक कम्युनिकेशन हो, ये हमको व्यवस्था अपनानी चाहिए। फिर प्रबंधकीय या प्रजातांत्रिक प्रबंध व्यवस्था, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। देखिए, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब यही है कि जब संस्था में बहुत से व्यक्ति काम करते हैं तो प्रबंध की आप एक ऐसी व्यवस्था को अपनाइए जिसमें कि हर एक व्यक्ति को अपना प्रबंध में योगदान करने का अवसर प्राप्त हो सके। प्रबंध अगर गिने चुने सीमित हाथों में ही केंद्रित हो जाएगा, सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा उसका, तो फिर जो खास तौर से अधीनस्थ हैं
उनको डिससेटिस्फैक्शन होता है, उनको असंतोष उत्पन्न होता है और वो अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं, अपनी बात प्रबंधकों तक वो पहुंचाने में असमर्थ होते हैं। तो इसलिए डेमोक्रेटिक व्यवस्था हो, प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो, यानी सभी को अपनी बात कहने का, सुनने का अवसर प्राप्त हो, सभी की प्रबंध में हिस्सेदारी हो या उनका प्रतिनिधित्व हो, इस प्रकार के हमको प्रयास करने चाहिए। फिर इफ़ेक्टिव लीडरशिप, प्रभावी नेतृत्व, क्योंकि देखिए निर्देशन जो है उसमें हमको अपने कर्मचारियों को मार्गदर्शन भी देना है। आदेश तो हम उनको देते हैं, लेकिन हमको उनको गाइड भी करना है, उनको मोटिवेट भी करना है, अभिप्रेरित भी करना है, उनमें एक नए जोश को भी उत्पन्न करना है। तो इन सब के लिए ये जरूरी होता है कि एक प्रभावी नेतृत्व की, यानी इफ़ेक्टिव लीडरशिप की व्यवस्था हो। प्रबंधक जो है वो प्रबंध की दृष्टि से तो सफल हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो नेतृत्व के मापदंड पर भी वो खरा उतरे। तो इसलिए हमको इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि एक प्रबंधक जो है वो अच्छा नेतृत्व भी कर सके, वो अपने सबॉर्डिनेट्स में एक जोश पैदा कर सके, अपने फॉलोअर्स में एक नई उमंग, उत्साह पैदा कर सके, जिससे कि वो अधिकाधिक कार्य करने के लिए, अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए सजग हों और ज़्यादा एफर्ट से काम कर सकें। तो ये कुछ सिद्धांत होते हैं जो जो डायरेक्शन के अंतर्गत हमको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। अब यदि अपन इसके क्षेत्र की बात करें या इसकी सीमाओं की बात करें या इसकी तकनीक या प्रक्रिया की बात करें, तो ये तीनों चारों चीज़ें एक ही हैं जहाँ तक अपन डायरेक्शन की बात करते हैं। तो यानी डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, यानी इसका क्षेत्र क्या है या इसकी प्रक्रिया क्या है। ये इसमें देखिए, जब अपन ने इसके अर्थ को पढ़ा था तो उसमें भी अपन ने देखा कि हम इसमें बहुत से कार्यों को संपन्न करते हैं। तो उनमें जैसे इसकी क्षेत्र की अपन बात करें या इसकी तकनीक की बात करें, तो पहली तकनीक तो इसमें है सुपरविज़न की, पर्यवेक्षण जिसको अपन बोलते हैं। पर्यवेक्षण से मतलब ये होता है कि पर्यवेक्षक जो है, जो स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि वो जो अधीनस्थ या एक समूह जो कार्य कर रहा है उसके कार्यों की देखभाल कर रहा है, उनके कार्यों को देख रहा है, उनकी जांच पड़ताल कर रहा है, और अगर वो उद्देश्य से अलग दिशा में जा रहे हैं तो उनको मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। तो खास तौर से संगठन में जो लोअर लेवल होता है, लोअर लेवल से मतलब है कि जहाँ श्रमिक काम करते हैं वहाँ श्रमिकों के एक समूह को देखना, उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों में उनके कार्यों की निगरानी करना और वो ठीक प्रकार से काम करें, उसके लिए उनको आवश्यक दिशा निर्देश, मार्गदर्शन प्रदान करना, ये काम किसका होता है? पर्यवेक्षक का होता है, सुपरवाइज़र का होता है। और यही पर्यवेक्षण का कार्य कहलाता है। तो लोअर लेवल पर श्रमिकों के कार्यों की देखभाल करना, एक समूह के कार्यों की देखभाल करना, उनको कार्य के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान करना पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है। तो जब अपन डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन में हमको एक तो पर्यवेक्षण का कार्य करना होता है। अब पर्यवेक्षण के साथ साथ दूसरा कार्य जो हमको करना होता है वो कम्युनिकेशन का, यानी संप्रेषण का करना होता है। संप्रेषण का मतलब ये होता है कि सूचनाओं, जानकारी, तथ्यों, इनका आपस में आदान प्रदान, लेन देन। अब ये संप्रेषण मौखिक रूप में भी होता है, लिखित रूप में भी होता है, सांकेतिक रूप में भी होता है। आप हाव भाव से भी अपनी बात दूसरे को बता देते हैं, ये भी कम्युनिकेशन का एक स्वरूप है। ये औपचारिक रूप में भी होता है
अनौपचारिक रूप में भी होता है। अनौपचारिक संप्रेषण को आप ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन या अंगूरी लता संप्रेषण के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सही और गलत दोनों बातें जो हैं वो समान रूप से एक दूसरे पक्षकार तक पहुंचती हैं। ये कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे की ओर और संगठन में नीचे से ऊपर की ओर भी होता है, समतल भी होता है, यानी अपने बराबर के अधिकारियों के बीच में जो संप्रेषण हो रहा है वो समतल है। सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की ओर यानी उच्च अधिकारी से अधीनस्थ की ओर जो हो रहा है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। और इसी तरह से श्रमिक से लेकर प्रबंध तक जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन का काम जो है वो भी इसी के अंतर्गत हम संपन्न करते हैं। फिर मोटिवेशन, अभिप्रेरण की बहुत सी तकनीक हम अपनाते हैं और उन तकनीकों को अपनाते हुए हम अपने कर्मचारियों को, अपने संगठन में लगे हुए व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वो भी निर्देशन का ही एक पार्ट होता है। तो मोटिवेशन की बहुत से विद्वानों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज, विचारधाराएं बताई हैं। मनुष्य की आवश्यकताओं को प्रदर्शित किया है, बतलाया है। उनको समझते हुए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए हम उनको आर्थिक रूप से या गैर आर्थिक रूप से मोटिवेट करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं, जिससे कि वो अधिक से अधिक काम कर सकें। तो मोटिवेशन जो है वो भी निर्देशन का ही एक हिस्सा है, उसी का पार्ट है। उसी तरह से निर्देशन के अंतर्गत लीडरशिप की बात आती है। क्योंकि देखिए, मोटिवेशन प्रदान करने के लिए इफ़ेक्टिव लीडर होना जरूरी है। अच्छा जो नेता है वो ही अपने कर्मचारियों का मोरल, मनोबल ऊंचा कर सकता है। वो ही उनको कार्य करने की स्वतः प्रेरणा उनमें जागृत कर सकता है। तो अच्छा लीडर, अच्छा नेता अपने अधीनस्थ को तैयार करता है, उसको एक तरह से संस्था के उद्देश्यों से जोड़ता है और उद्देश्य प्राप्ति में वो पूरा योगदान कर सके, उनका प्रयास कार्य करता है। फिर कोऑर्डिनेशन, समन्वय, तालमेल, सामंजस्य। इसमें क्या है कि आप भी एफर्ट कर रहे हैं, दूसरा भी संस्था में एफर्ट कर रहा है, तो दोनों के एफर्ट्स जो हैं वो संस्था की उद्देश्य प्राप्ति के लिए हैं। तो उनमें आपसी सामंजस्य बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर आपसी सामंजस्य नहीं होगा तो आप चाहे व्यक्तिगत तौर पर कितना भी अच्छा काम करें, आप संस्था के उद्देश्य प्राप्ति में बहुत ज़्यादा योगदान नहीं कर पाएंगे। तो उद्देश्य प्राप्ति जब ही है जब व्यक्ति स्वयं का कार्य भी अच्छी तरह से करे, प्लस अपनी क्रियाओं को, अपनी क्रियाकलापों को, अपनी एक्टिविटीज़ को दूसरों के साथ अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट भी करे, सामंजस्य भी स्थापित करे, जिससे कि सभी मिलकर एक उद्देश्य प्राप्ति में सहयोग कार्य कर सके। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है उसकी कुछ तकनीक हो गई, उसकी आप प्रक्रिया कह लीजिए, उसका क्षेत्र कह लीजिए, या उसकी सीमाएं बता सकते हैं।